का नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। जैसा कि आपने अभी पिछले वीडियो में हमारा देखा था कि हमने एक सैंपल पेपर करंट अफेयर का तैयार किया था। ये करंट अफेयर भी थोड़े से सेक्शन की है, इंटरनेशनल करंट अफेयर है ये, यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड ये प्रश्न पत्र है, सैंपल पेपर है। और ये जो है वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक 2025 तक का ये मटेरियल है, उस पर ये प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। तो इसके कल जो हमने किए थे, कल के वीडियो में, उसमें यहाँ तक आपका कर दिया था। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आज यहाँ से शुरू होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो ये इंडेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो कोई भी पेपर होता है इसमें कोई ना कोई इंडेक्स का कई बार पूछ लिया जाता है। इनोवेशन आजकल एक तरह से रनिंग टॉपिक है। इनोवेशन का मतलब होता है कोई एक नया काम करना, नया चीज, किसी भी सेक्टर में नई चीज प्रस्तुत कर देना, नया कुछ बना देना। तो इसी को कहते हैं नवाचार, नव आचार, यानी नया कोई तरीका अपना लेना किसी काम को करने का। तो इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें अगर आप देखेंगे और इससे नीचे वाले प्रश्न को देखेंगे तो इसमें भी आपको जो है क्वेश्चन नंबर 12 में भी ये सूचकांक वाले दिए गए। बहरहाल आपका नवाचार सूचकांक में पहले तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 138 और सॉरी 38, और टोटल जो मेंबर हैं वो 139 है। 139 में से आपका इस इंडेक्स में 139 में से भारत का स्थान जो आया 38 आया, और 39 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका भारत का स्थान आ जाएगा। इस तरह से एक छोटा सा टोटका आप बना सकते हैं। तो टोटल मेंबर कितने हैं? 139, और उसमें आपका 1 घटा देंगे, ये वाला 139 में घटा देंगे तो भारत का स्थान आ जाएगा 38। तो ये एक हमारा प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न भी सूचकांक से जुड़ा हुआ है, जैसे मानव विकास सूचकांक 2025। तो 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां। ये आपका कथन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है, ये भी सही है। और फिर इसके बाद वैश्विक भूख सूचकांक में यानी हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102 है, तो ये भी कथन सही है। अब आया लास्ट वाला, तो नेचुरल सी बात है लास्ट वाला ही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा है कौन सा युग्म यानी कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो जोड़ा आपका सुमेलित नहीं होगा, लास्ट वाला ही। लेकिन राइट आंसर इसका हो गया इस प्रश्न में तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 69 नहीं है, बल्कि 69 तो टोटल देश एनरोल हुए थे इस इंडेक्स में, और आपका 41वें स्थान पर भारत है। तो इस तरह से ये आप याद कर लेंगे, 4 इंडेक्सेस इस तरह से आपको क्लियर हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक में 130, इसको याद करने का तरीका क्योंकि ये बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, तो इसमें आप पहले सारे इंडेक्सेस को नंबर के क्रम में लगा लीजिए। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल इन 4 को हम देखेंगे तो सबसे न्यूनतम पे क्या है, मतलब यानी हम सबसे छोटा नंबर की बात कर रहे हैं। 41वें नंबर पे कौन है? प्रतिस्पर्धा सूचकांक। फिर आप इसी में ही अगर हम देखेंगे 102 पे है भूख। फिर इसके बाद आपका 118वें नंबर पे है खुशहाली। तो अगर इन 4 को ही आपको याद करना होगा तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान हो गया 130। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको याद करना होगा तो हम इजीली याद कर सकते हैं। खुशहाली सबसे पहले 41 देखेंगे तो 41 है, पहले आपका प्रतिस्पर्धा हुई जिससे भूख पैदा हुई, और फिर आपका जो है खुशहाली आई, और फिर उसके बाद आपका मानव सूचकांक बढ़ गया, मानव का विकास हो गया। तो प्रतिस्पर्धा हुई जिससे भूख मिटी, जो जीत गया उसकी भूख मिट गई, और फिर आपका जो है, लेकिन ये सभी का बना लेंगे तब कामयाब होगा। अगर ये 4 का है तो फिर आपको चारों चीजें याद रखनी पड़ेंगी।
तो ये अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा सारे सूचकांक का। आगे है, विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो विश्व का सबसे पहला टोटल पूर्ण आपका जो है वो भारत का है कोचीन एयरपोर्ट। तो कोचीन एयरपोर्ट जो है वो आपका सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया। और ये जो हवाई अड्डा है इसकी अगर हम बात कहें तो ये इसको बोला जाता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, सियाल, CIAL, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और ये आपका जो है पूरी तरह से सौर पैनल से बना है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है सोलर एनर्जी की वो 50 मेगावाट है। तो इस तरह से ये जो है पहला ही जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है विश्व का पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। काफी क्वेश्चन अच्छा है, एक तो रिलेटेड है भारत से इसलिए प्रश्न बन सकता है, आज नहीं किसी और पेपर में। और दूसरा हो सकता है क्योंकि सौर ऊर्जा का काम भारत में तेजी से हो रहा है और ये भी आपको पता होगा कि सौर ऊर्जा में सब्सिडी वगैरह भी गवर्नमेंट दे रही है। आगे है अगला प्रश्न, कौन सा युग्म संगठन और मुख्यालय के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है? तो अगर आप देखेंगे ये आपका अभी शंघाई सहयोग संगठन इनका सम्मेलन हुआ था, इसी तरह से जो हमारा ब्रिक्स का है सम्मेलन होता है, G20 का सम्मेलन होता है, ये सारे आपका सम्मेलन होते रहते हैं। तो इन सम्मेलन में जो बीजिंग, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है और G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता है। G20 का मुख्यालय जो होता है वो रोटेट होता रहता है और यहाँ पर कभी जिस देश में ये होता है उसी देश में इसका एक तरह से मुख्यालय शिफ्ट हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ जिस देश को इसकी वो मिलती है कि साहब ये आपका जो है आप यहाँ पे अपने देश में करवाइए, तो वही मुख्यालय हो जाता है और अध्यक्षता बदलती रहती है, कोई स्थायी मुख्यालय G20 का नहीं है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। आगे है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, शंघाई कोऑपरेशन। तो शंघाई सहयोग संगठन जो है वो आपका जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन के कुल कितने पूर्ण सदस्य हैं? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO की फुल फॉर्म हो गई, या एक तरह से चाइना लेड है यानी चाइना ने इसको लीड कर रखा है और इसके कुल सदस्य हैं 10। इसका मुख्यालय भी चाइना में ही है, बीजिंग में इसका मुख्यालय, ये भी ध्यान रखेंगे, अभी हमने यहाँ पे ये देखा भी। तो बीजिंग में मुख्यालय है, 10 मेंबर्स हैं। अभी आप इससे ध्यान रखना, एशियान में अब 11 हो गए। तो एशियान में पहले 10 थे, अब 11 हो गए और ये शंघाई सहयोग संगठन में इस समय 10 मेंबर हैं और शंघाई सहयोग संगठन में 10 पूर्णकालिक सदस्य हैं जिसमें भारत भी एक सदस्य है। आगे लिख रखा है, इनमें से कौन सा देश मानवता का पालना कहा जाता है? तो मानवता का पालना अगर हम इस ऑप्शन की बात करेंगे तो मानवता का पालना कहा जाता है इथोपिया को। और ये इथोपिया जो है ये क्यों चर्चा में है? इथोपिया एकदम से चर्चा में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी देश या उससे रिलेटेड कई बार भूगोल से प्रश्न आ जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं, इसका कारण ये होता है क्योंकि वहां पर कोई ना कोई हमारे डिग्निटरी पहुंचे होते हैं या कोई ना कोई घटनाक्रम होता है इस कारण से। तो अब यहाँ इथोपिया अचानक मानवता का पालना पूछ लेना क्यों है? क्योंकि आपका जो है इथोपिया में हमारे प्रधानमंत्री दिसंबर में विजिट किए थे, 16-17 दिसंबर 2025 में। तो इसीलिए ये प्रश्न आ जाता है। इस पर एक प्रश्न और भी रहता है जिसको हम कह देते हैं कि हॉर्न ऑफ अमेरिका में क्या क्या शामिल है। तो हॉर्न ऑफ अमेरिका में आपका जो है कौन कौन से देश शामिल होते हैं, तो इसका एक कोड याद कर ले, JEES, या आप कह सकते हैं जीस। तो कई जगह पर सीड भी दे रखा है लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्योंकि जो 4 देश है उनमें एक देश एस से तो हो जाएगा सोमालिया, और इसी तरह से इरिट्रिया हो जाएगा ई से, फिर इथोपिया हो जाएगा और जे से हो जाएगा, जे से जिबूती। लेकिन कुछ लोग इसको बनाते हैं सीड, तो
जिबूती जो स्टार्ट होता है वो डी से स्टार्ट होता है, लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इस कोड को ध्यान रखें। चाहे तो आप सीज कह लें, चाहे जीज कह लें। तो जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया, ये चार आपका जो है देश होते हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब होता है अफ्रीका का सींग। तो ये इथोपिया के बारे में कुछ चीजें हो गई। और यहाँ भी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया आपका मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और उसके अलावा इनकी राजधानी इथोपिया की है, वो भी ध्यान रख लेंगे, अदीस अबाबा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 5 के लिए चांद के दक्षिण ध्रुव की समुचित खोज पर किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये जापान की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और शॉर्ट में इसको कहा जाता है जाक्सा। जाक्सा, जा से जापान हो गया, और ए से हो गया आपका एरोस्पेस, और ई एक्स से यहां ले लिया है इन्होंने एक्स, और ए से हो गया एजेंसी। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एंड एजेंसी, तो ये जापान की एजेंसी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अभी यात्रा पर गए थे और वहां पर ये समझौता हुआ था। तो ये आपका हमारा अगले प्रश्न का उत्तर हुआ कि जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ भारत ने समझौता किया है, इसरो ने, कि वो चंद्रयान के जो हिडन हिस्सा होता है दक्षिणी ध्रुव की समुचित खोज के लिए काम करेंगे मिलकर। अगला प्रश्न 18वां है, लोवी इंस्टीट्यूट 2025 में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसको आपका कहते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2025। अब इस एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें है तीसरा, थर्ड। पहले नंबर पे यूएसए है, और दूसरे नंबर पे चाइना है, और तीसरे नंबर पे इंडिया है। तो अगर हम वैसे देखें कि एशियाई कुल 2 एशियाई देश हैं, चाइना और इंडिया, तो सेकंड नंबर पे हो गया, लेकिन पूरे ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स में देखेंगे तो दूसरे नंबर पे है। तो ये आपका एशिया पावर इंडेक्स जो है, इसमें भारत का स्थान है कुल सभी देशों को मिला के तीसरा, और आपका जो है कुल 27 देशों को इसने लिया था अपने सर्वे में या इंडेक्स में, और भारत ने कुल अंक प्राप्त किए हैं 40। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। ये है काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारत की ताकत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये है लोवी इंस्टीट्यूट ने ये एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है, और एशिया के 27 देशों में भारत का स्थान तीसरा है। एशिया के 27 देशों में भारत का स्थान तीसरा है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मॉरिशस ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भारत यात्रा पर रहे। मॉरिशस कहाँ का देश है? कौन सा देश है? तो किस तरह का देश है? तो मॉरिशस एक द्वीपीय देश है, और नवीन चंद्र राम गुलाम इनके प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, और ये भारत यात्रा पर आए थे सितंबर में। और ये जो देश है, ये है दक्षिण पश्चिम हिंद महासागरीय द्वीप है ये, यानी हम इसका आंसर लगा सकते हैं हिंद महासागरीय द्वीप है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया है, तो ये इस स्थान में दुनिया का सबसे सुरक्षित देश किसको घोषित किया गया? तो ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है। एक तरह से ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे पहले आपका आइसलैंड है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड को माना गया, फिर आयरलैंड है, फिर आपका न्यूजीलैंड है, इस तरह से। और अगर हम इसमें देखेंगे भारत का स्थान, तो आपका भारत का स्थान काफी नीचे है। कुल 163 देशों में भारत का स्थान है 115वां। तो इस तरह से पहले नंबर पे जो आएगा वो आएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो आपका है 115वां। और अगर हम पूरे ओवरऑल की बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे जो रहा वो आपका रहा ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड। आइसलैंड की खास बात यह है कि 17वीं बार ये आपका पहले नंबर पर आया है। इसके बाद आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है। तो अगर हम एशियन देशों की बात करें तो सिंगापुर सबसे सुरक्षित देश
माना जाता है एशियाई देशों में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एशिया का करके पूछ लेंगे वो। हमेशा पूरे ग्लोबल इंडेक्स होता है तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पहले नंबर पे जो है वही आपका पूछा जाता है। तो आइसलैंड याद रखेंगे, आइसलैंड के बाद आयरलैंड है, आयरलैंड के बाद न्यूजीलैंड है। तो 3 तो याद रखेंगे और भारत का स्थान याद रखेंगे। भारत का स्थान 115वां है और भारत शीर्ष 100 देशों में भी शामिल नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने GIRG नामक एक नई पहल शुरू की है। अब ये GIRG क्या है? ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। तो अभी हम ये जितने भी इंडाइसेस में देख रहे हैं तो कईयों में भारत की स्थिति काफी नाजुक रहती है, काफी नीचे रहती है। तो इन स्थितियों से कैसे निपटा जाए, इनको कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए ये पहल की गई है भारत सरकार द्वारा। और ये है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा वैश्विक सूचकांकों में भारत की स्थिति में सुधार के लिए। तो GIRG मतलब ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। तो इसके लिए भारत सरकार ने पहल की है ये कि वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरे। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे अस्वच्छ शहर है। स्वच्छ शहर पे तो क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि स्वच्छ ही पूछा जाए, अस्वच्छ भी पूछा जा सकता है। तो अस्वच्छ शहर आपका है, यहाँ पर किसी में भी आपका जो है नहीं दे रखा है। ये है आपका मदुरै। चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ आपको इनमें से ये है, तो मदुरै सबसे अस्वच्छ शहर है। तो यहाँ ये डी ऑप्शन हटा लें और आप बताएंगे कि मदुरै को हालांकि मंदिरों का शहर भी माना जाता है, लेकिन वहां पर कूड़े का डिस्पोजल इतना अच्छा नहीं हो रहा है। और मदुरै आपका सबसे भारत का एक तरह से कह सकते हैं गंदा शहर है, अस्वच्छ शहर है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में नहीं था, लेकिन मदुरै आपका सबसे अस्वच्छ शहर है। अगर वो निम्न में से कहता तो हम इन चारों में से बताते, लेकिन निम्न में से प्रश्न नहीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर है वो मदुरै है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है, इनमें से कौन सा मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी सेंट्रल जोन काउंसिल में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 4, और ये थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, चारों ही शामिल हैं। तो आप एक और ध्यान रखेंगे, मध्य क्षेत्र जो हमारे पास जो क्षेत्रीय परिषद है वो 1956 के एक्ट के हिसाब से 5 है। एक नॉर्थ हो गई, एक आपका जो है ईस्ट हो गई, एक वेस्ट हो गई, और एक आपका हो गई साउथ। और जो 5वीं होती है वो मध्य होती है। और मध्य में आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ राज्य है वो है उत्तराखंड, वो भी इसी में शामिल है। इसी तरह से मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है, वो भी इसमें शामिल है। तो 4 राज्य इसमें शामिल हैं और चारों के चारों राज्य यहाँ दिए हैं। कोई भी सैंपल पेपर या प्रश्न कराने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें आपको गलत जवाब देने हैं या खाली आंसर और क्वेश्चन देते रहने। उसका उद्देश्य होता है याद कराना। तो यहाँ देखते शामिल नहीं है में, तो आपका यहाँ जरूर है प्रश्न, लेकिन ये सारे ही शामिल है। तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर बनाना है तो यहाँ कोई भी रख सकते हैं। हिमाचल आपका यहाँ शामिल नहीं है, हिमाचल उत्तरी में शामिल है। तो यहाँ ये ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुई है तो वो भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन ये आप याद करने के हिसाब से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से निकला है, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से निकला है, ये चारों राज्य ही मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। और कुल टोटल हमारे यहाँ 5 क्षेत्रीय परिषद हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनी है। एक नॉर्थ ईस्ट जो बनी थी वो बाद में बनी थी। तो इसीलिए प्रश्न पे ध्यान देंगे। 5 हमारे पास है क्षेत्रीय परिषद। अगला प्रश्न है 2021 की जनगणना के अनुसार 16वीं व स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना होगी? तो आप जानते ही हैं भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, और उसके बाद 1881 में पहली बार रेगुलर जनगणना हुई थी, और इसके हर 10 साल बाद जनगणना हो रही है। और इस बार जनगणना थोड़ी सी लेट हो गई है, 2027 में हो रही है, और ये कोरोना आने के कारण जनगणना का काम रुक गया था। तो अब बहरहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जनगणना जो है हमारी भारत की
कुल जनगणना में अगर गिनेंगे तो 16वीं है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2021 नहीं हुई, 2027 हो रही है। तो ये 8वीं जनगणना आप इसे कह सकते हैं। तो ये 8वीं जनगणना है। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, क्रमबद्ध सिस्टमिक रूप से पहली जनगणना 1881 में, या आप कह सकते हैं संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। और आज की जो जनगणना है 2027 की, ये 2027 की जो जनगणना है वो भारत की हो जाएगी 16वीं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 8वीं। आगे लिख रखा है 2027 की, ध्यान रखेंगे जो 2027 में जनगणना। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधेयकों के संबंध में राज्यपाल या राष्ट्रपति की शक्तियों को स्पष्ट करने हेतु राष्ट्रपति को सलाह दी। तो आप जानते हैं कई बार क्या होता है, जो राज्य विधानमंडल पारित करते हैं विधेयक, वो राज्यपाल के स्वीकृति के लिए जाता है, और राज्यपाल कई बार उस पर समय लगाते हैं, या कई बार आपका राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में समय भी लगता है या डिले होता है, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति महोदय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी गई थी। ये सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, और इसके उल्टे में राष्ट्रपति भी इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। जैसे कि अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी गई थी राष्ट्रपति महोदय द्वारा कि क्या इसका समाधान निकाला जाए, तो जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने इस संबंध में कोई सलाह देने से इनकार कर दिया था। तो राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, और अगर सलाह दे दी तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये सलाह किस अनुच्छेद के तहत कोई करी जाती है, मांगी जाती है 143 के तहत। इसमें भी दो होते हैं, 143(1) और 143(2). अगर आपका 100 कोई वर्तमान में कोई सार्वजनिक विषय है, जैसे मैंने अभी बताया या ये उल्लेखित है, तो 143(1) होता है। और जबकि अगर कोई संविधान लागू होने से पहले की कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई विषय आ जाए, तो उसको अनुच्छेद 143(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाह दी जाती है। तो ये 143 आप ध्यान रखेंगे। 1 और 2 पूछ ले तो कह भी सकते हैं, जब संविधान लागू नहीं हुआ, अगर पूछेंगे तो ये वाला ही पूछेंगे। संविधान लागू नहीं हुआ उस समय की कोई प्रश्न आ गया या विषय आ गया, उस पर सलाह मांग रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, वो कौन से अनुच्छेद के तहत होगी, तो 143(2) के तहत होगी। तो ये आज का हमारा वीडियो था। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। 2 पार्ट में ये वीडियो था इंटरनेशनल करंट अफेयर का। इसके बाद हम और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे रेगुलर तौर पर। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, देव दिशा, जिसका है नाम YTCDT। अगर